हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव एंड आज की क्लास में हम इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 पढ़ेंगे। ठीक, ये एक्ट आपके राजस्थान जुडिशरी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्यों? चाहे ये 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है, हमें हर एक माइनर एक्ट कंप्लीट करना है। ठीक, आप ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करिएगा कि कोई एक्ट आप छोड़ दें, चाहे ये सोचकर कि ये 1 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है या 2 मार्क्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको सारे एक्ट कंप्लीट करने हैं, जितने भी दे रखे, मेजर प्लस माइनस सब कंप्लीट करना है, अपने लैंग्वेज कंप्लीट करना है। अगर आपने 1 या 2 एक्ट छोड़ के चले गए तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। ठीक, लास्ट ईयर भी इस वाले एक्ट में से आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, बट इस बार 2 या 3 क्वेश्चन इस एक्ट से पूछे जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली शायद 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक एक क्वेश्चन की एक एक मार्क्स की बहुत ज्यादा फाइट होती है। तो हमें कोई भी एक्ट नहीं छोड़ना है और ये बहुत छोटा सा एक्ट है। टोटल सेक्शन इसमें 10 ही है। अगर आप 1 घंटा इसको तसल्ली से लेके बैठोगे, प्रिपेयर करोगे, तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ये जो एक्ट है, ये एक्ट आया क्यों, लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्यों थी इसको लाने के लिए, तो ये लिखा है हमारे प्रियम्बल में। और प्रियम्बल में क्या लिखा है हम ये जानते हैं। इसमें लिखा है एन एक्ट टू प्रोहिबिट indecent representation of women through advertisements or publications or writings, पेंटिंग, फिगर और एनी अदर मैनर। ठीक, क्या लिखा है इस एक्ट में कि ये एक्ट का उद्देश्य है कि ये प्रोहिबिट करे, रोक लगाए कि अगर आप किसी वुमेन के अगेंस्ट कोई इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो किसी भी माध्यम से, जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट करके कर रहे हो, या किसी भी मैटर को आपने पब्लिश कर दिया हो, या आप लिखित तौर पे कर रहे हो, या आपने पेंटिंग के माध्यम से, फिगर या किसी और भी तरीके से अगर आप किसी भी महिला का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर रहे हो कि उसकी जो एक छवि है वो डेरोगेटरी फॉर्म में चली जाए समाज के सामने, तो ऐसे इन सारे एक्ट्स को हम प्रोहिबिट करते हैं और इस उद्देश्य से आपका ये वाला एक्ट आया था। तो अगर आप ये सब करोगे तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और आप पनिशेबल हो जाओगे इस वाले एक्ट में। ठीक, तो अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसका पर्पस क्या है या इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको प्रियम्बल मेंशन करना पड़ेगा। राइट, अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। क्लॉज 1 बात करता है कि इस एक्ट का क्या नाम है, यानी शॉर्ट टाइटल क्या नाम है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक, इसका आई एम सॉरी, इसका जो एक्सटेंट है कहां तक है, होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में इसका एक्सटेंट है। अब ये पूरे इंडिया में पहले नहीं था, अब पूरे इंडिया में कब से लागू हुआ है, ये हुआ है 31 अक्टूबर 2019। ये याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, थर्ड क्लॉज बोलता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, यानी कि इसकी एनफोर्समेंट डेट पूछी गई है। तो एनफोर्समेंट डेट इसकी क्या है, 2 अक्टूबर 1987। एक्ट हमारा 1986 का है, बट इसकी एनफोर्समेंट डेट है 1987। याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, सेकंड अपना सेक्शन बात करता है डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें क्लॉज 2C, ये बात करता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक, इसको हम थोड़ा सा डिले मतलब थोड़ा लेट समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं एडवर्टीजमेंट क्या होता है। तो एडवर्टीजमेंट आप अगर नॉर्मली भी समझें, आप किसी भी चीज का प्रचार करा रहे हो, एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, जिससे कि आम नागरिक तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके, उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। अब आप एडवर्टीजमेंट किन किन चीजों से कर सकते हो, यानी सोर्स क्या हो सकता है, उसका एक मीडियम क्या हो सकता है। तो नोटिस के थ्रू आप एडवर्टीज कर सकते हो, कोई सर्कुलर हो, लेबल हो, रैपर या किसी और डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। ठीक, अब एडवर्टीजमेंट में इंक्लूड किया गया है विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अगर आप विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हो तो वो भी एक एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में आता है। अब विजिबल रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है, लाइट आएगी। भाई अगर आप किसी लाइट शो होता है, जैसे शोज होते हैं उसमें लाइट के माध्यम से ना शोज किए जाते हैं, तो अगर आप लाइट के माध्यम से कोई ऐसा फिगर बना रहे हो जिससे कि वुमेन की इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो आप एक ऑफेंस कर रहे हो। ठीक, साउंड, स्मोक और गैस,
तो ये याद रखना, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं कि विजिबल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या इंक्लूड है या क्या इंक्लूड नहीं है। तो लाइट, साउंड, स्मोक और गैस ये इंक्लूड हैं। अब साउंड को कैसे हम विजिबल रिप्रेजेंट करें भाई? अगर हम विजिबल रिप्रेजेंटेशन की बात करें यानी वो चीज जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, बट हम साउंड को देख सकते हैं, हम साउंड को तो सिर्फ सुन सकते हैं। बट साउंड को इन्होंने विजिबल रिप्रेजेंटेशन में इसलिए रखा है क्योंकि साउंड को अगर हम सुनते हैं अपने सेंसेस के थ्रू सुनते हैं, जब भी हम अपने सेंसेस के थ्रू साउंड को सुनेंगे तो हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं। तो अगर कोई ऐसे साउंड हमारे कानों तक आई जिससे कि वुमेन की इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो एकदम हमारा दिमाग क्या करेगा, उसको इमेजिनेशन फॉर्म में ले आएगा। तो अगर ये सब भी हो रहा है तो आप एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो और इस एक्ट के अंदर आ रहे हो, राइट। सेकंड बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन। भाई आपने कोई एडवर्टीजमेंट कराया तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? सैंपल के थ्रू करोगे। आप सैंपल दोगे, चाहे आप फ्री में दो या वो पेड रखो, चाहे पैसे दे के करो या फ्री में रखो, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब आते हैं 2C। याद रखना 2C में अपना इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है, जिसका मतलब होता है डिपिक्शन। डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमेन, हर फॉर्म, बॉडी और एनी पार्ट। तो आप डिपिक्ट कर रहे हो, दिखा रहे हो, ठीक है। कैसे? किन किन चीजों को? किसी वुमेन की फिगर को, ठीक, उसकी किसी भी फॉर्म को, उसकी बॉडी पार्ट को या किसी भी बॉडी पार्ट को इन सच अ वे, इस तरीके से दिखा रहे हो कि जो उसका इफेक्ट है ना, उसका जो प्रभाव है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो ऐसे हैं कि वो एक इंडिसेंट फॉर्म में जा रहा है, या फिर वो डेरोगेटरी यानी कि एक भद्दा रिमार्क सोसाइटी में दे रहा है, या डेनिगेटिंग फॉर्म में हो, यानी कि आप जो वुमेन की एक छवि दिखाना चाह रहे हो वो किसी और चीज के साथ लिंक करके दिखा रहे हो, ठीक, किसी वस्तु के साथ या कोई किसी आर्टिकल के साथ या किसी बुक के साथ, ठीक। तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, चाहे इंडिसेंट हो, डेरोगेटरी हो या डेनिग्रेटिंग हो, ठीक। या और इससे इफेक्ट क्या, मतलब इसको दुष्प्रभाव किस पे पड़ेगा? भाई वुमेन पे तो पड़ेगा ही, और साथ ही साथ पब्लिक की मोरालिटी और मोरल्स, इस पे भी अफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, आप डिपिक्ट करते हो किसी वुमेन की फिगर को, उसकी किसी भी फॉर्म को, बॉडी को या किसी भी बॉडी पार्ट को इस तरीके से करते हो कि जो उसका इफेक्ट होगा वो इंडिसेंट होगा, डेरोगेटरी होगा या डेनिग्रेटिंग होगा, और उससे वुमेन अफेक्ट होगी या फिर पब्लिक मोरालिटी या मॉरल्स अफेक्ट होंगे सोसाइटी के, ठीक। ये आपके इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन है। लेबल, लेबल मींस एनी रिटन मार्क। लेबल आप समझते हो कि किसी भी सपोज करो पेपर पे आप कुछ लिख दिया, ठीक, रिटन फॉर्म में हो या मार्क हो या आपने स्टैंप लगा दिया हो, प्रिंटेड ग्राफिक मैटर भी आपके लेबल की डेफिनेशन में आते हैं। पैकेज एंड प्रिस्क्राइब्ड इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन क्लॉज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन और लेबल तक इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 3 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि अगर आप कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट कर रहे हो जिसमें वुमेन की इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है, तो ऐसे एडवर्टीजमेंट को हमें प्रोहिबिट करना है। अगर आपने कर दिया तो आपने एक क्रिमिनल ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 3। तो इसमें यही लिखा है नो पर्सन शैल बी पब्लिश, यानी नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति पब्लिश नहीं करेगा और ना ही करवाएगा, कॉज टू बी पब्लिश, ना ही करेगा और ना ही करवाएगा, ना ही अरेंज करेगा कि भाई मदद कर दियो पब्लिश करने में, मदद भी नहीं करेगा, कोई अरेंजमेंट नहीं करेगा, और कोई टेक पार्ट इन दी पब्लिकेशन, पब्लिकेशन में कोई मदद नहीं करेगा, और एग्जिबिट ऑफ एनी ऑफ द एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, ठीक। तो क्लॉज अपने सेक्शन 3 में क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से ना तो पब्लिश करेगा, ना पब्लिश कराएगा, ना ही किसी भी एडवर्टीजमेंट को पब्लिश होने में किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। अगर आपने करी तो आपने सेक्शन 3 में ऑफेंस कर दिया, ठीक। सेक्शन 4 में बात करी गई है, सेक्शन 3 में तो करी गई है एडवर्टीजमेंट के पब्लिश को लेकर, सेक्शन 4 में करी गई है कि आप पब्लिश ही नहीं कर पाओगे। पब्लिश आप कैसे करते हो? अगर कोई आपने सपोज करो मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला हो, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट को कैसे पब्लिश करूंगा? भाई पैम्पलेट्स बांटूंगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करूंगा, या कोई बुक लिखूंगा, बुक में अपना एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा, ठीक है। तो हम ऐसे पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 4 में यही बोला है कि आप पब्लिकेशन को प्रोहिबिट करोगे, चाहे आप किसी भी बुक को भेज रहे हो, पैम्पलेट्स बेच रहे हो, या कोई और माध्यम से किसी भी महिला का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन अगर हो रहा है तो आप नहीं करोगे, ठीक। तो एक बार पढ़ लेते हैं अंदर का। नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड,
यानी कि कोई भी व्यक्ति ना तो प्रोड्यूस करेगा किसी भी बुक को और ना ही किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रोड्यूस कराएगा, ना ही उसको बेचेगा, ना ही लेट टू हायर। लेट टू हायर मतलब किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को हायर किया कि चलो मैं तुम्हें 1 महीने के 500 रुपए दूंगा, तुम मेरी बुक्स इस कॉलेज में या इसी सोसाइटी में या एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आपने हायर किया उस व्यक्ति को, ठीक है। तो ना ही प्रोड्यूस करना है, ना ही बेचना है, ना ही लेट टू हायर करना है, ना ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना ही सर्कुलेट करना है, और पोस्ट के माध्यम से भी नहीं करना। क्या नहीं करना? किसी भी बुक को, ठीक। अगर उस बुक में उस महिला का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो उस बुक को भी नहीं करेंगे, ना ही किसी पैम्पलेट को करेंगे, ना ही किसी पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ। ठीक, ये सोर्सेज हो गए हैं जो आपको नहीं करने। विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक एक चीज याद करनी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। क्यों? प्री में चलो 1% नहीं भी पूछा, बट मेंस में जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? यही तो लिखना पड़ेगा। डिट्टो मत लिखना, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ हमें क्या क्या पब्लिश नहीं करनी, बुक नहीं करनी, पैम्पलेट, पेपर, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक, जिसमें वुमेन की इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रही हो वो हमें नहीं करनी। प्रोवाइडेड में लिखा है, जो ये प्रोवाइडेड है ना, अब ये इसकी एक्सेप्शंस की बात करता है। यानी कि एक्सेप्शंस मतलब होगा आप कब पब्लिश कर सकते हो। यहां पे तो लिखा था आप पब्लिश नहीं करोगे, बट यहां पे लिखा है आप पब्लिश कर दोगे। तो कब कर सकते हैं? ऐसे 5 सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं जहां पे आप पब्लिश कर सकते हो। ठीक, तो पहला क्या है पॉइंट? पहला बोलता है एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर। ठीक, इन सब चीजों को हम पब्लिश कर सकते हैं। कैसे पब्लिश करोगे? किन सर्कमस्टेंसेस में पब्लिश कर सकते हो? अगर वो पब्लिक गुड के लिए है, यानी भाई सोसाइटी का भला हो रहा है। कैसे भला हो सकता है? कि भाई हमने ना अपने 10th 12th या 11th के क्लास में एक ऐसा सब्जेक्ट रख दिया साइंस का जिससे कि बच्चों को पढ़ाया जा सके। जैसे हमारे 9th में 10th में बायोलॉजी का सब्जेक्ट होता था एक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें हम क्या करते थे? टीचर पढ़ाती थी, बस बच्चे नहीं पढ़ते थे या टीचर स्किप भी कर देते थे। बट वो है किस लिए? पब्लिक गुड के लिए ना, कि भाई बच्चे पढ़ेंगे, समझेंगे उन चीजों को, जब तभी तो आगे जाके अप्लाई कर पाएंगे। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं, बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, उनके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तभी तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। ठीक, तो पब्लिक गुड के लिए अगर ऐसी चीजें हैं किसी भी बुक में, किसी भी पेपर में, फिल्म में, राइटिंग में, ड्रॉइंग में, पेंटिंग में, जिससे कि लोगों का भला हो सकता है, चाहे वो साइंस के माध्यम से हो, लिटरेचर के माध्यम से हो, किसी आर्ट के, लर्निंग के या अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक, तो वो आप ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आ रहे हो। ये एक एक्सेप्शन नंबर 1 हो गया। दूसरा एक्सेप्शन है विच इज कैप्ट और यूज्ड बोनाफाइडली। जब वर्ड आ जाता है बोनाफाइडली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुड फेथ। तो जब आपका खुद ही गुड फेथ है तो क्या आपने ऑफेंस किया है? अगर आपने आईपीसी पढ़ी होगी, जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, वहां पे आपने देखोगे हर सेक्शन के बीच में गुड फेथ जरूर लिखा है। तो जब आपका गुड फेथ है तो क्या आपने अपराध किया है? तो अपराध की श्रेणी में आप नहीं आओगे। अगर ये जो बुक्स और ये बुक्स एक्सेट्रा जितने भी हैं, अगर ये रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज कैसा? जिससे कि पब्लिक गुड के लिए, सोसाइटी का भला हो सके, उन्हें नॉलेज मिले, उनकी नॉलेज एनहेंस हो सके। ठीक, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपने कोई भी अपराध नहीं किया। तो ये आपके पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, तीसरा एक्सेप्शन बात करता है एनी रिप्रेजेंटेशन, स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेटेड ऑन और इन। जैसे कि एनग्रेव्ड क्या होता है? एनग्रेव्ड होता है जैसे सपोज करो पत्थर होते हैं, तो पुराने जमाने में क्या करते थे? पत्थर पे हथौड़ा मार के उसमें ड्राइंग बनाते थे, एक पिक्चर बनाते थे। ठीक, तो ऐसी अगर कोई भी चीज हुई, पेंटिंग हुई, एनग्रेव्ड फॉर्म में हुआ, कहां पर? किसी भी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स में। ठीक, जैसे अजंता एनक्लेव हो गया, वहां पे पिक्चर्स बनी हुई ना, पेंटिंग बनी हुई है, तो वो चीज जो हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट में है, विद इन द मीनिंग ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। तो अगर इस एक्ट के अंदर हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स में चीजें दिखाई गई हैं उस तरीके से, तो हम उसको एक इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट में नहीं लेकर आएंगे। तो ये आपका एक्सेप्शन नंबर हो गया 3rd। 4th एक्सेप्शन है हमारा any temple or any car used for the conveyance of idols or kept or used for any religious purpose। ठीक,
अगर आप किसी एनग्रेव्ड, पेंटिंग, स्कल्पचर्ड को किसी टेम्पल में यूज कर रहे हो रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक, तो भी वो आप अपराध नहीं कर रहे हो। अगेन, अगर आप किसी मूर्ति को किसी कार में ले जा रहे हो और उस कार का यूज है कि आप मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो आप कोई अपराध नहीं कर रहे हो अगर आपका ऑब्जेक्ट है रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक। तो मीन्स में इसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन बनेगा कि कब हम किसी एक्ट को इस एक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि हमें 5 एक्सेप्शंस लिखनी पड़ेंगी। 5th एक्सेप्शन हमारा ये है, ठीक। तो ये एक्सेप्शंस आपको प्री में भी याद करने हैं और मेंस में भी याद करने हैं। 5वां यानी 5th एक्सेप्शन क्या बोलता है, एनी फिल्म, यानी आप अगर कोई फिल्म बना रहे हैं और वो फिल्म आप पार्ट 2 ऑफ साइनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग बना रहे हो, तो आप कोई अपराध नहीं कर रहे हो। अब इस एक्ट में क्या लिखा है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एक रेलिवेंट चीज नहीं है, ठीक। बस याद रखना इस वाले एक्ट के पार्ट 2 में ये वाली फिल्म फॉल होनी चाहिए, तो आपने कोई अपराध नहीं करा। अब बात करते हैं सेक्शन 5, बात करता है पावर्स टू एंटर एंड सर्च। अगर किसी को यानी पुलिस ऑफिसर को या स्टेट गवर्नमेंट को नॉलेज हो गई कि किसी जगह पर ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं, बुक्स रखी हुई हैं, पैम्पलेट्स रखी हुई हैं, ठीक, तो वहां पे जाना, उस जगह के अंदर घुसना, सर्च करना, उस जगह को, उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को सीज करना, ये वाला सेक्शन इस बारे में बात करता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिली तो स्टेट गवर्नमेंट किसको ऑथराइज करता है, एनी गेजेटेड ऑफिसर। तो यहां पे किसी पर्टिकुलर ऑफिसर की बात नहीं करी गई, यहां पे बात करी गई है गेजेटेड ऑफिसर। तो कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा, यानी परमिशन दी है, आपको पावर दी है। कैसी पावर, कि आप किसी भी जगह में एंटर कर सकते हो, घुस सकते हो और सर्च कर सकते हो उस जगह को। किस पर्पस के लिए, जिससे कि आपको अगर लगता है कि उस जगह को यूज किया जा रहा है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए, या तो वहां पे पेंटिंग बनती हो या वहां पे सामान इकट्ठा किया जा रहा है कि हम इस जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हमारा काम बनता है गेजेटेड ऑफिसर को ऑथराइज करें और उसको बोले कि आप इस जगह में एंटर करें और सर्च करें। किस समय सर्च कर सकते हो, रीजनेबल टाइम, ठीक है। तो याद रखना रीजनेबल टाइम होना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम क्या है, वो डिपेंड करता है आप फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक। सेकंड, सीज एनी एडवर्टीजमेंट और एनी बुक। सपोज अगर ये वाली चीजें आपको मिल गई, बुक्स मिल गए, पैम्पलेट्स मिल गए, स्लाइड्स, फिल्म एक्सेट्रास, तो आपके पास पावर है कि आप उसको सीज कर सकते हो, अपने कब्जे में ले सकते हो, अपनी अथॉरिटी में ले सकते हो कि अब हम ये इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे या अपने सुपीरियर अथॉरिटी के पास पहुंचेंगे, ठीक। तीसरी पावर क्या है, एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट। अगर उस जगह पे कोई रिकॉर्ड मिल रहा है, कैसा भी रिकॉर्ड हो या कैसी भी कोई रजिस्टर हो या डॉक्यूमेंट हो, तो हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक। या कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट मिल गया, कोई मूर्ति मिल गई या कैसा भी ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक, तो हम उसको भी एग्जामिन कर सकते हैं। फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन्ड अंडर क्लॉज ए एंड सीज द सेम, ठीक। हमने एग्जामिन करा और हमें लगता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट वही है जिसके लिए हमने सर्च करने की हमें पावर दी गई है, तो हम उसको सीज कर लेंगे। अगर हमारा रीजन टू बिलीव होना चाहिए, हमें लगना चाहिए, ठीक। प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू ए प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट ए वारंट। अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे सर्च कर रहे हो जहां पर लोगों का निवास होता हो या घर हो गया हो, ठीक, तो ऐसे घर में आप घुसोगे तो वारंट के साथ ही घुसोगे, आपके पास वारंट होना चाहिए, ठीक। अगर आपके पास वारंट नहीं है तो आप इस घर में नहीं घुस सकते हो, चाहे आपके ये ग्राउंड्स हों, आपको वारंट जरूर लेके चलना चाहिए क्योंकि ये प्रोवाइडेड में लिखा है। सेकंड क्लॉज बात करता है द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी शैल एज फार एज मे बी अप्लाई टू एनी सर्च एंड सीजर। भाई आप सर्च और सीज कर रहे हो तो आप ना सीआरपीसी में जो लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग आगे चलोगे, जैसे सेक्शन 94 में लिखा है, ठीक। 94 आपने पढ़ा होगा सीआरपीसी में। अगर हम सर्च करने जा रहे हैं तो कैसे सर्च करेंगे, किसके पास पावर है, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे भी सर्च करेंगे जो सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी में लिखा है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सीज कर लिया है तो आप उस ऑब्जेक्ट को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाओगे। सीज तो आपने कर लिया, आपके पास आपकी पोजीशन में वो चीज है, बट वो चीज लेकर आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाओगे। किस पर्पस से, कि साहब हमको परमिशन दे दो कि हम इसको अपनी कस्टडी में रख लें,
जिससे कि आगे जब ट्रायल चलेगा तो हम उसको यूज कर सकें। ठीक, तो कस्टडी की परमिशन लेने के लिए आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाओगे। सेक्शन 6 बात करता है पेनल्टी की। अगर किसी व्यक्ति ने इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस कर दिया तो आप कितनी पेनल्टी दोगे? तो पेनल्टी मतलब पनिशमेंट, और पनिशमेंट प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और स्पेशली अगर इस एक्ट की बात करें तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो सेक्शन 6 बात करता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार कन्विक्ट हो रहे हो तो आपको फाइन दिया जा सकता है 2000 रुपए तक का। ठीक, और उसके साथ साथ 2 साल तक की सजा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस एक्ट में पनिश हो रहे हो तो आपको 2 साल तक की सजा मिल सकती है और उसके साथ साथ 2000 तक का फाइन मिल सकता है। राइट, सेकंड बात करी गई है कि अगर आप एक बार कन्विक्ट हो गए, पनिशमेंट आपको मिल गई, अगर आप दूसरी बार भी यही एक्ट करते हुए पकड़े गए और फिर से आपको पनिशमेंट हुई, तो अब आपको जो पनिशमेंट मिलेगी ना, वो 6 महीने से लेकर 5 साल तक मिलेगी। और अगर हम बात करें फाइन, कितना फाइन मिल सकता है, तो फाइन आपको मिल सकता है 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक। तो ये पनिशमेंट का जो अमाउंट है ना, कितने साल की मिलेगी फर्स्ट कन्विक्शन में, सेकंड कन्विक्शन में कितने साल की मिलेगी, कितना फाइन मिलेगा, ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, सेक्शन 6 इस बारे में बात करता है। सेक्शन 7 ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अगर कोई कंपनी ये वाला ऑफेंस करती है, इस एक्ट में ऑफेंस करती है, ठीक, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, कौन पनिशमेंट के लिए लायबल होगा, ये सेक्शन 7 में लिखा है। वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी, एवरी पर्सन। ठीक, तो हर एक व्यक्ति जो कि एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड, यानी जिस समय ये ऑफेंस घटित हुआ है उस समय जितने भी व्यक्ति जो इंचार्ज थे, कंपनी का जो इंचार्ज था उस समय जब ये ऑफेंस घटित हुआ, वो लायबल होगा, और उसके साथ साथ कंपनी भी लायबल होगी। ठीक, तो यहां पे दो लोग लायबल हो रहे हैं, कंपनी भी हो रही है और कंपनी के साथ साथ वो व्यक्ति भी लायबल हो रहा है जो जिस टाइम ऑफेंस हुआ वो व्यक्ति उस कंपनी को इंचार्ज कर रहा था, यानी कि हैंडल कर रहा था, तो वो व्यक्ति यानी दोनों लायबल होंगे। अब बात करते हैं कंपनी कैसे लायबल होगी। कंपनी तो बोलती नहीं, कंपनी तो चलती नहीं। ठीक, तो यहां पे यही लिखा है, कंपनी, एक बार कंपनी देख लेते हैं कंपनी के केस में कौन लायबल होगा। जैसे सेकंड क्लॉज पढ़ते हैं, सेकंड क्लॉज में लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय ए कंपनी। अगर कंपनी ने कोई ऑफेंस किया तो उस केस में कौन ऐसे पर्सन होंगे जो कन्विक्ट होंगे, एंड इट इज प्रूव दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, और ये भी प्रूव कर दिया गया है कि ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे डायरेक्टर हैं, कंपनी का जो डायरेक्टर है वो, या कोई भी मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो, या कोई अदर व्यक्ति हो जो इस कंपनी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा हो, तो आप इन व्यक्तियों को भी लायबल करेंगे। क्लॉज 1 में आप किस किस को कर रहे थे, क्लॉज 1 में आप कर रहे थे कंपनी प्लस वो सारे व्यक्ति जो इंचार्ज थे। ठीक, तो इंचार्ज तो कौन हो सकते हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, वो तो हमें पता चल गया नेचुरल पर्सन हैं, बट भाई आर्टिफिशियल पर्सन की कंडीशन में कौन लायबल होगा, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर व्यक्ति। तो आप याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 7। कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंपनी में कौन कौन इंक्लूड होता है, तो कंपनी मींस बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, सेक्शन नंबर 8 ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीलिम्स में बन सकता है कि इसके अंडर, इस एक्ट के अंडर अगर आप कोई ऑफेंस करते हो तो वो कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको पुलिस या कोई भी कंसर्न अथॉरिटी आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और बट आपको इसमें बेल मिल सकती है, बेलेबल ऑफेंस भी है। ठीक, सेक्शन नंबर 9 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर आप इस एक्ट के अंदर कोई काम कर रहे हो बट आपकी इंटेंशन कैसी है, गुड फेथ में, तो आप पे कोई केस नहीं होगा, कोई प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। यहां पे यही बात करी गई है, एक बार पढ़ लेते हैं। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट के, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऑफिसर हो, आप इनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, ना ही शुरू कर सकते। अगर इनके पीछे मंशा इनकी साफ थी, गुड फेथ लेके चल रहे थे, तो आप इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि सेक्शन 9 में प्रोटेक्शन दे दी गई है। ठीक,
लास्ट अपना सेक्शन पावर टू मेक रूल्स। अब याद रखना यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकते हैं। किसी किसी माइनर एक्ट में ना रूल्स बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है। ठीक, तो ये आपका एक्ट कंप्लीट हो गया। छोटा सा एक्ट है बट इंपॉर्टेंट है, चाहे 1 मार्क्स का पूछा क्वेश्चन पूछे या 2 मार्क्स का पूछे, हर एक्ट आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। और आई थिंक इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे। इनके एनफोर्समेंट डेट क्या है, कितने सेक्शंस हैं, ठीक, और जो पनिशमेंट्स हैं ये पूछ सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये मैंने आपको सब करा दिया। इस एक्ट से बाहर और कुछ नहीं आएगा। जब एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे तो मैं आपका इस एक्ट में भी एमसीक्यूज कराऊंगा, और जो सेक्सुअल हेरेसमेंट वाली मैंने एक्ट कंप्लीट करा है उससे रिलेटेड भी आपके एमसीक्यूज होंगे। तो आप एमसीक्यूज अगर टिक कर लेंगे तो आपका पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और माइनर एक्ट के साथ। थैंक यू।